बीमारी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो। हमें लोगों ने ये कहा है कि ये तो इसके गुनाहों की सज़ा है, ठीक है। मतलब ये इतना भारी काम है, ये अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आपके क्या होते हैं, आपके हेल्दी सेल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं और आप लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहते हैं। सूरत रहमान की बहुत पावर है, अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर तो है ही ये कि आप ग्रेटिट्यूड में जाए, आप ये कहना शुरू कर देना अपने आप को, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, वो वाकई अल्लाह की बेहतरी है। क्या मैंने आप लोगों का ठीक है, अभी आपने बड़ी अच्छी बातें सुनी, ठीक है। आई एम श्योर आप यहाँ से आज कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस मोटिवेशनल या इस तरह की टॉक के ऊपर। वो स्टार्ट हुआ था कि मुझे 2006 में कैंसर डायग्नोज हुआ। 2005 में मेरी शादी होती है, 2006 में मुझे कैंसर डायग्नोज होता है, ठीक है। और वो एक बहुत रेयर टाइप वाला कैंसर होता है, ठीक है। और मतलब डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट उस पर करते हैं और मतलब वो कहते हैं 50-50 है, बचे ना बचे। 1 साल पहले ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद उससे अगले साल भी वो ट्रीटमेंट क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ, क्योंकि उनको कोई ऐसे नोड मिले कि जी कि ये हैं कैंसर वाले नहीं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री है तो हमें दोबारा ट्रीट करना पड़ेगा। तो इन ए वे उसको अब रिकरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन इन ए वे वो 2 दफ़ा मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद मेरी लाइफ वैसे ही मतलब स्टार्ट हो गई। मैं जॉब करती थी, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर थी, तो मैं एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे जॉब करती थी। फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट बदला, फिर मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में चली गई। तो बस जॉब करते करते मुझे लगा कि नहीं, मेरा लाइफ का कोई मकसद है, मैं ये 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, ठीक है। मुझे जो होता है ना इनर एक सेटिस्फेक्शन आपको होती है कि भाई आपको दुनिया में आपको एक इतनी बड़ी बीमारी मिली 21 साल की उम्र में, तो अब आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। तो उस पर्पस को एक्सप्लोर करते करते मैं एक कोर्स पे चली गई, उसको कहते हैं हैप्पीनेस कोर्स, ठीक है। और वहाँ हैप्पीनेस कोर्स बोलते हैं। और उसमें जी वो कहते थे आप ना दिमाग से बड़ी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मैं कहती थी दिमाग की तो अपनी मर्ज़ी होती है, वो तो ओवर थिंकिंग करता है, वो तो कभी जैसे उन्होंने बताया कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो तो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहता उतना। तो मतलब मुझे उस टाइम समझ नहीं आती थी कि अच्छा भाई मेरे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कैंसर का, जिसने नाम सुना होगा आपको पता है कितना मुश्किल ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो वो फिर जब मैंने उन्होंने वहाँ पे वो कराते थे, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कराते थे। और फिर जब मैंने वो एक्चुअली में जिसको आप दुआ कह लें, मैनिफेस्टेशन कह लें, या आजकल अंग्रेज़ी का एक बड़ा फैंसी वर्ड आया हुआ है मैनिफेस्टेशन, मैं इसको दुआ कहती हूँ। तो मैंने अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उस तरह से, जब मैं मेडिटेशन करती थी, वो योगा मेडिटेशन कराते हैं और उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो जब मैं करती थी तो मैं अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मतलब वो उसको इमेजिन करती थी कि मेरी बॉडी ठीक हो रही है। और आप यकीन करें कि ये मैं एक फ़र्स्ट हैंड खुद इन्फॉर्मेशन अपनी दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड इस चीज़ के गवाह हैं। और मेरे वाकई में जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो सब साइड होना शुरू हो गए, ठीक है। पहले मुझे होता था, मैं बैठी होती थी, हाय मुझे तो कमज़ोरी हो रही है, मेरे एनर्जी लेवल लो हो रहे हैं। और ये कैंसर पेशेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, अगर आप उनसे कभी बात करेंगे वो यही कहेंगे आपको, बस हम बैठे बैठे हम थक जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन उसके बाद मेरी सेहत अच्छी होनी शुरू हो गई। और अब आप यकीन करें कि इतने सालों के बाद, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, लेकिन विद दीज प्रैक्टिसेस मेरा हेल्थ और मेरी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई, ठीक है। वो कैसे हुई वो उसके बारे में अभी आगे थोड़ा सा मैं बात करूँगी, लेकिन वो सब कुछ इम्प्रूव हुआ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के फिर मैंने आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों को काउंसिल करना शुरू किया, ठीक है। नाउ आई सपोर्ट कैंसर पेशेंट। और फिर इसी तरह फिर मैंने एक दिन हिम्मत की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा स्टिग्मा जो होता है ना कि अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी है, या कोई बंदा मुसीबत से गुजर रहा है, तो सबसे पहले हमारी सोसाइटी ये कहती है कि ये तो इस बंदे की गुनाहों की सज़ा है। मेरे इर्द गिर्द जितने भी कैंसर पेशेंट हैं या सर्वाइवर्स हैं, वो सारे यही बात करते हैं कि जी हमने ये बात सुनी हुई है कि हमें लोगों ने ये कहा है कि ये तो इसके गुनाहों की सज़ा है, ठीक है। मतलब ये इतना भारी काम है, ये अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। अब अगर मैं कहूँ मेरे लिए तो ये गुनाहों की सज़ा नहीं थी। 21 साल तक मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि मैं कहूँ कि हाँ जी जनाब मुझे पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिली है, ठीक है। तो वो फिर मैंने हिम्मत की और फिर उसके बाद आके मैंने इस तरह अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू की, ताकि मेरे साथ के और जितने कैंसर सर्वाइवर्स हैं या कैंसर पेशेंट है जो ट्रीटमेंट से गुजरे हैं, क्योंकि मुझे तो ये पता थी बीमारी होती है उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए। और इस तरह और भी बहुत सारे लोग आगे इस तरह फॉरवर्ड आए, फिर उन्होंने भी अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू कर दी है। तो ये एक जिसको कहते हैं ना, आप एक कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं कि जी जिससे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, एक होप दे रहे हैं, एक करेजमेंट दे रहे हैं, इनकरेजमेंट दे रहे हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर बात कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में दुनिया बेतहाशा काम है,
जो एक बीमारी से ठीक होने के बाद आप कर सकते हैं। बीमारी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी बातें मैं और करूँगी, वो ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि आप ब्रीदिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आप जब इस दुनिया में आते हैं, आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप सांस लेते हैं। जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो आखिरी काम क्या आप करते हैं? सांस छोड़ते हैं। तो उस सांस से इस सांस के दरमियान में क्या है? आपकी पूरी ज़िंदगी है, ठीक है। तो मैं जो ये योगा आपको मेडिटेशन वाली बात बता रही हूँ, इसमें मैंने अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम किया है, ठीक है। उसमें एक वो सेट पैटर्न होता है जिसमें रिदमिक ब्रीदिंग होती है, वो आप डेली प्रैक्टिस उसको करते हैं, उससे जो है आप एक अल्फ़ा स्टेट में जाते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से होता है, देखें हमारी बॉडी में, ये इसके पीछे पूरी एक साइंस है, बिकॉज मेरे जो हस्बैंड है ना वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तो उनको साइंटिफिकली चीज़ें समझानी पड़ती हैं। तो इसके पीछे पूरी साइंस ऐसे है कि आपकी बॉडी में 50 से 70 बिलियन सेल्स रोज़ बनते हैं और रोज़ ख़त्म होते हैं, मरते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में अगर आप स्ट्रेस लेंगे, ठीक है, आप एंजाइटी का शिकार होंगे, तो आप बताएं आपकी बॉडी में कैसे सेल बनेंगे? हेल्दी सेल तो नहीं बनेंगे ना, एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप जो है स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होंगे? हेल्दी सेल्स बनेंगे। तो फिर क्या होगा? उतना आपका जो, अगर खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में, देखिए कैंसर सेल हर बॉडी में मौजूद है, तो वो क्या होगा? वो आपकी में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। वो एक जगह अगर कहीं पड़ा हुआ है वो बस पड़ा रहेगा वहाँ पे, वो ग्रो नहीं करेगा आपकी बॉडी में। कैंसर सेल तो हर बॉडी में मौजूद है, किसी में एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी में नहीं होते। सो बेसिकली इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आपके क्या होते हैं? आपके हेल्दी सेल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं और आप लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा भी स्ट्रेस फ्री रहने का क्या तरीका है, तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कि आपने अल्फ़ा स्टेट क्या होती है? लम्हा मौजूद में रहना, ठीक है। अब ये बात तो उन्होंने कर दी, ठीक है, कासिम साहब ने, कि जी आपको लम्हा मौजूद में रहना है, लेकिन वो क्या तरीके हैं जिससे आप लम्हा मौजूद में रहेंगे? कोई आप में से मुझे बताना चाहेंगे कैसे आप रहें? ठीक है, चलें हम ऐसे करते हैं, हम चुटकी बजाते हैं। आप कहें नाओ, ऐसे चुटकी बजाएं सारे, और कहें नाओ, नाओ में आओ, नाओ 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 नाओ। तो आप आगे ना एकदम से लम्हा मौजूद में, ठीक है। लेकिन हम सारा टाइम तो चुटकियाँ नहीं बजा सकते, ठीक है। तो फिर क्या है, जो हमारा सांस है बेसिकली, वो अगर हम उसको, अगर आपको, जैसे आप कहते हैं ना एक्सरसाइज आपने करनी है, एक्सरसाइज आपने क्यों करनी होती है? उसमें भी क्या होता है, आपकी रिदम जो ब्रीदिंग है वो ऊपर नीचे होती है, जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो में लेकर आती है। और इसी तरह वही जो सेलों का, अगर आपको बात कराऊँ कि इतने हज़ार सेल बनते हैं और वो ख़त्म होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली, जब आप कभी खुदा न खास्ता किसी बंदे का सोचें कि वो डिप्रेशन में है, तो हमेशा सबसे पहले क्या कहते हैं, आप थेरेपिस्ट क्या कहता है, जाएँ आप जाके पार्क में बैठें, ठीक है, नेचर के पास जाएँ और आप वॉक करें। उसका क्या है, ताकि आपका ब्रेन जो है, ब्रेन सेल्स आपके एक्टिवेट हों, ठीक है, आपके माइंड को ऑक्सीजन मिले, ताकि आपकी जो सोचें हैं, नेगेटिव सोचें, वो पॉजिटिव में नेचर के करीब जाएं और वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ठीक है। सो उसके लिए यू हैव टू ऑल हैव टू क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है। क्योंकि सारा टाइम तो हम चुटकियाँ नहीं बजा सकते, तो इंस्टेंटली प्रेजेंट मूवमेंट में आने का क्या तरीका है? आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस, एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, मेरी इंस्ट्रक्शंस को आपने सुनना है। ब्रीद इन, होल्ड होल्ड होल्ड, एंड ब्रीद आउट। नोज से करें या मुंह से करें, आपकी मर्जी है। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड होल्ड योर ब्रेथ एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर माइंड। दिमाग में क्या हो रहा है, क्या सोच आ रही है? प्रेजेंट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, या पास्ट में जा रहा है? बी विद इट एंड ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, hold, 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 and breathe out. One more time, breathe in, and this time you have to hold your breath little longer, and when you breathe out, you have to breathe out very, very slowly, and you have to feel each breath coming out from your nose.
आपने एक एक ब्रेथ आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ना है, कि आपने फील करना है कि आपके लंग्स खाली हो रहे हैं और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली रब योर पाम्स, हाथों को मलें और अपनी आंखों पर रख लें और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लें। कैसा था ये अभी उसका एक कहते हैं ना, एक वो चुटकी भर भी नहीं था जो मैंने आपको बताया। आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में आए कि नहीं आए? ठीक है, आ गए ना। तो यही बेसिकली आपका लाइफ का वे टू फॉरवर्ड है कि आपने ज़िंदगी में ऐसे कैसे रहना है। ठीक है, कुछ दिन आपका वही बात है ना, आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी बात, और फिर आपका ये एक लाइफ स्टाइल बन जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे कि ये होगा तो हाँ जी नहीं, मैं प्रेजेंट नहीं, मैं पहले फ्यूचर का सोचूंगी ना मैं पास का सोचूंगी। आप इसी जगह पे होंगे। ठीक है, जैसे आज आप इस वर्कशॉप में हैं, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ख्याल हो अच्छा इसके बाद मैंने क्या करना, लेकिन कुछ नैनो सेकंड के लिए भी आप लोग इस प्रेजेंट मोमेंट में आए होंगे। ठीक है, अच्छा चले नेक्स्ट अगेन कम बैक टू हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि जी मैंने अपने आप को पहले तो एक मैंने रिकवर किया अपने आप को इस सारी चीज़ से। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके इर्द गिर्द, अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहला क्या चीज़ होती है जो आपको ये हिम्मत और हौसला देती है। ठीक है, नंबर 1 चीज़ होती है आपकी विल पावर, कि आप उस बीमारी से फाइट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक है, इसमें एक वो चीज़ आती है, आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना है? सुना है। उसमें क्या होता है कि जी आप एक मेडिसिन है, ठीक है, वो सर दर्द 3 लोगों को था, एक को उन्होंने सर दर्द की गोली दी, एक को उन्होंने खाली गोली दे दी और एक को कोई और गोली दे दी। ठीक है, और उनको कहा जी ये आप लोग खाएं आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, उन लोगों ने इमेजिन किया जी कि मेरी इससे सर दर्द ठीक हो जाएगी, तो तीनों का उससे सर दर्द क्या हुआ, ठीक हो गया। वो क्या था कि उन्होंने कहा कि जी ये दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। अब इसका एक उलट होता है, एक नसीबो इफेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है कि आप उलट सोचना शुरू कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल देती हूँ, एक बंदा गया डॉक्टर के पास, वो अपना कोई इलाज कराने गया, तो उसने उसको टेस्ट लिखे, तो उसके बाद तुम्हें तो कैंसर है। ठीक है, उसके बाद विद इन 2 मंथ्स उस बंदे की इस बीमारी की सोच के ही उसकी इस से डेथ हो जाती है। उसके बाद जब उसका टेस्ट करते हैं तो पता चलता है उसको तो कभी कैंसर था ही नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट ही गलत थी। वो क्या था कि उसने उसको ऊपर अपने ऊपर तारी कर लिया उस बीमारी को कि जी अब तो मुझे कैंसर हो गया है, बस अब तो मेरी मौत ही वाक़या होनी है। ठीक है, ये उसका उलट इफेक्ट है। तो अगर आप कोई भी इलाज कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें आपने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पॉइंट आता है जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, जिसमें मुझे अक्सर औकात क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है, सूरत रहमान। ठीक है, कि आप सूरत रहमान की बात करें जी, मेरी जो लाइफ है, जो मुझे ट्रीटमेंट ने हेल्प आउट किया था वो सूरत रहमान ने किया था। ये विल पावर के ऊपर जिसको कहते हैं ना, आपने एक तड़का लगा दिया है सूरत रहमान का। ठीक है, इसमें इतनी पावर है कि मुझे नहीं पता उस टाइम पे जब मेरे पे ये बीमारी आई थी, मुझे किसी ने कहा जी आप 3 टाइम ये सूरत रहमान सुने और बड़े रिलीजियसली सुननी है। तो मैं बड़े रिलीजियसली 2 हफ्ते आप मैंने सुनी वो, उसके बाद मैं वंस इन अ डे सुनती थी। ठीक है, 3 सुबह दोपहर शाम, जैसे आप दवाई खा रहे हैं ना, ये उस तरह थी सूरत रहमान आप सुने। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से वो एक विल पावर आई और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आई कि भी नहीं मैं तो ठीक हो जाऊँगी। हालांकि मेरी जो बीमारी थी, अगर आप इसके ऊपर क्लियर सेल कार्सिनोमा लिख के सर्च करें, आपके मतलब जिसको कहते हैं ना आपके खून के आंसू आ जाते हैं कि भाई ये बीमारी इतनी रेयर है कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसका इलाज हुआ, अब आप देखें इतने सालों के बाद 19 साल हो गए इस बात को और मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। तो वो उस सूरत रहमान ने मुझे क्या किया, हेल्प आउट किया। ठीक है, और सूरत रहमान की बहुत पावर है, अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर तो है ही ये कि आप ग्रेटिट्यूड में जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है कि जी आपने जो अपना इलाज है जो आपको डॉक्टर ने बताया है, एक तो उसके ऊपर रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई डॉक्टर, आप गला ख़राब भी होता है ना, तो ये आपका राइट है कि आप अपने डॉक्टर से सवाल उसके बारे में ज़रूर करें। ठीक है, एक तो आपका नॉलेज होना चाहिए कि आपको बीमारी क्या है, उसके बाद आप उस ओपिनियन के ऊपर ना रहें।
ठीक है। अगर आपका कोई कह रहा है ना डॉक्टर कि मैंने आपका दांत निकालना है, तो आप उस डॉक्टर के बाद किसी और डॉक्टर से भी ओपिनियन ज़रूर लें, ठीक है। ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई मेरा वो दांत निकालना चाहता है, क्या वो सही कर रहा है, बेशक उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। तो ये मेरा फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है शौकत खानम का कि मुझे वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आप, हालांकि उस टाइम पे इतने सारे हॉस्पिटल पाकिस्तान में ही नहीं थे, तो हमने बाहर अपनी ईमेल्स भेजी थी कि जी ये ट्रीटमेंट हमारा उन्होंने प्लान किया, क्या ये सही है, ठीक है। और वो 100% बिल्कुल सही ऐसा ही ट्रीटमेंट था जो यहाँ पे प्लान हुआ था, वो वहाँ पे था। और उन्होंने कहा कि आप दूसरी नहीं, आप तीसरी ओपिनियन भी लें। तो ये आपका राइट है। खुदा ना खास्ता अगर आपका गला भी ख़राब है तो आपने ओपिनियन, अगर आपको दवाई दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें, ठीक है, कि आपको क्या दवाई आपकी बॉडी में जा रही है और डॉक्टर क्या इलाज कर रहा है। कई दफ़ा गलती हो जाती है, वो भी इंसान है, उनसे भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी बॉडी है, इसमें क्या चीज़ ऐसी जा रही है जिससे आपका इलाज हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट करेगी, ठीक है। ये आपने नहीं भूलना कि आपने अपना, अगर हेल्थ है आपकी तो आप उसकी खुद ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पीर बाबों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, तो उसमें मेरे पास अगर ऐसे कोई आ जाए कि जी वो तो हम तो सिर्फ, वो उन्होंने मना किया है हमें कि आपने कोई इलाज, बस मेरा इलाज कराना है, तो नहीं, हमने अपने सारे एवेन्यूज़ ओपन रखने होते हैं, ठीक है। एलोपैथिक भी का इलाज भी है और वो रूहानी इलाज आपने कराना है, आप कराएं, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा। अगर आपका उसमें फेथ है आप वो भी कराएं, लेकिन जो डॉक्टरों वाला इलाज है वो भी आपने लाजमी कराना है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है जो विल पावर के साथ अटैच है कि आपकी बॉडी के अंदर 100% हीलिंग पावर होती है। कोई बिलीव करता है इस चीज़ पे कि नहीं? ठीक है। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री और इस टाइप की चीज़ें देखी हैं जिसमें लोगों ने मेडिसिन से तो ट्रीटमेंट किया ही है, लेकिन आपकी बॉडी भी उसको रिस्पॉन्ड करती है अगर आप ये सोच के करें। लेकिन उसमें क्या है, खाली ये नहीं कि नहीं मैं बैठ जाऊं और मैं कहूँ जी मेरी तो बॉडी में हीलिंग पावर है, अगर मैं कहूँ मैंने मेडिटेशन से अपने आप को ठीक किया है, उसमें और फैक्टर्स भी हैं। वो क्या है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। अब आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? अच्छा यार, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। आप कोई वॉक करते हैं, कुछ? हाँ, तो एक्सरसाइज करना एक ऐसे लोग ने एक्सरसाइज को भी इससे एसोसिएट किया हुआ है कि जी अगर आपने पतले होना है तो तब आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपका डेली लाइफस्टाइल है। जैसे आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह आपकी कोई एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। या आप योगा करें, या आप पार्क में जाके वॉक करें, या आप जिम जॉइन करें, या कोई भी आपको एक्सरसाइज है जिससे आपकी माइंड, मतलब आपकी एक ब्लड सर्कुलेशन और आपकी बॉडी एक्टिव रहे, फिज़िकली एक्टिव रहे। उससे क्या होता है, वो भी आपकी बॉडी से स्ट्रेस रिलीज़ करती है, ठीक है। अब जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये बेसिकली इसमें भी हम एक तरह से जो हम सजदा कर रहे हैं, ये एक तरह से एक्सरसाइज वाला ही पार्ट है। अगर आप देखें, अगर इसको इमेजिन करें, 5 टाइम हम ये काम करते हैं, लेकिन 1 घंटा आपने अपने आप को एक्सरसाइज भी करानी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज बहुत सारे लोग नहीं करते, तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। फिर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी में क्या खाना डाल रहे हैं, ठीक है। हीलिंग तब होगी, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन क्या आप खाना सही खा रहे हैं? क्या आप उतना ही खाना खा रहे हैं जितना आपको खाना चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, आप 10 प्लेटें बिरयानी की खा लें तो आपको क्या होगा, आपको हैवी फीलिंग होगी, ठीक है। फिर अगर आप बिल्कुल 3-4 दाने खा लेंगे, वो भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हमने इसमें क्या रखना है, मुनासिब क्वांटिटी रखनी है। इसी तरह सोने के ऊपर भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सो जाएंगे, ठीक है, आप 18 घंटे बाद सो के उठेंगे, तो आपको लगता है कि आप फ्रेश होते हैं? नहीं होते ना। आपकी बॉडी खुद से रिस्पॉन्ड करती है कि भाई नहीं मैं तो थक गया हूँ। फिर इस तरह अगर आप बहुत 2 घंटे सोएंगे, वो भी आपके लिए सीखने हैं। तो ये एक जो बैलेंस है ना अपनी लाइफ में, ये आपने क्रिएट करना है, ठीक है। और ये आपकी हेल्थ के साथ सारा जुड़ा हुआ है। और क्या चीज़ जुड़ी हुई है, इन सब चीज़ों को कौन जोड़ता है? एक देखें ना, मोटिवेशन होती है कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि एक्सरसाइज करें, ठीक है, आप कल से निकल जाएंगे एक्सरसाइज करने। 4 दिन तक आप मोटिवेटेड रहेंगे मेरी बातें सुन के, उसके बाद 5वें दिन आप कहेंगे कि भाई अच्छा चलो जी, अब तो लेक्चर ख़त्म हो गया था, अब तो मैं याद भी नहीं क्या बताया था, चलो वापस बैक टू आवर ओन रूटीन जो चल रही है, कोई नहीं जाना हमने एक्सरसाइज। वहाँ पे क्या काम आता है आपके? डिसिप्लिन, ठीक है। जैसे हम 5 नमाज़ों का डिसिप्लिन है ना, कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अजान होती है, जाते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, ये डिसिप्लिन है, ठीक है। समटाइम्स आप मतलब अगर नमाज भी देखें तो कई दफ़ा आप
उतना दिल लगा के नमाज ही पढ़े थे, लेकिन वो एक डिसिप्लिन होता है कि नहीं भी हमने इस नमाज को लेकर चलना है क्योंकि हमें फ़र्ज़ की गई है नमाज। तो इसी तरह से आप अगर इसमें भी डिसिप्लिन ले आएंगे ना, अपनी एक्सरसाइज में, अपने खाने में, कि आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या खाना खाना है, अब इस टाइम के बाद हमने खाना कुछ नहीं खाना, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को हेल्थ की तरफ लेके जाएंगे। आपकी बॉडी में हेल्दी सेल प्रोड्यूस होंगे, ऑटोमेटिकली आप क्या होंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ जाएंगे इन सारी चीज़ों के साथ। अगर एक इंसान डिसिप्लिन होता है ना, उसकी लाइफ में हमेशा वो, मैंने तो उसको कामयाब ही देखा है, उसकी लाइफ में मैंने कभी कोई मसले देखे। वो टाइम पे खाना खाता है, टाइम पे एक्सरसाइज करता है, सोता है, उठता है, अपनी अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करता है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इन लाइफ। तो और इसके अलावा ये है कि फेथ इन अल्लाह, अल्लाह के ऊपर आपका फेथ होना चाहिए सबसे एंड में, कि जो भी आपके ऊपर बीमारी आई है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी इसके गुनाहों की सज़ा है। अभी भी लोग बहुत सारी कह देते हैं अच्छा आपके बच्चे नहीं हैं, हाय आपके बच्चे नहीं हैं। मैं कहती नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। ये जो बीमारी मेरे ऊपर आई है, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मैं ये इंसान ही ना होती। मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, मुझे मतलब खौफ होता है कि मुझे नहीं पता मेरा कल का दिन क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। ये अगर मेरी वो कैंसर वाली से लाइफ पहले होती तो मैं ये चीज़ें ना सोच रही होती। ये उसके बाद मैंने सोच नहीं की है। मैं रात को सोने से पहले भी ये सोचती हूँ कि अच्छा भी पता नहीं कल का मेरा दिन है, तो मैं आज का दिन पूरा प्रोडक्टिव बनाऊँ। तो मेरा हर दिन इसलिए प्रोडक्टिव होता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कल क्या होगा। तो वो जो फेथ है, अल्लाह का ऊपर जो फेथ वाली बात है, वो यही है कि आपका अल्लाह पे तवक्कुल। अगर अल्लाह ने आपको एक मुसीबत दी है तो आपको अल्लाह मियाँ उससे निकालेगा भी, और आपके लिए कुछ ना कुछ है आगे फ्यूचर में, जो मुझे अब नज़र आ रहा है। ठीक है ठीक है ना। तो मुझे तो बहुत चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई नहीं, अगर ये चीज़ नहीं थी, ये मेरी लाइफ में आई है, तो अब जो मेरी लाइफ है वो इसलिए फॉर्म हुई है। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ने मेरे से कोई काम लेना है और मैंने वो सर्व करके जाना है। ठीक, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। मैं अभी ये नहीं कह रही कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, मैं अभी भी वो एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। मतलब मेरा हर दिन बड़ा खुश होता है कि भाई नहीं ठीक है, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ और मैं उस ट्रैक पे चली जा रही हूँ। मुश्किल आती, जम्स आती हैं। और अब मैं अगर अपनी सेहत की बात करूँ तो आप यकीन करें, जो मेरे सारे क्लास फेलोज़ हैं उनके ज़्यादा मसले हैं कि हाय हमें यहाँ दर्द हो रही है, हमें ऐसे हो रहा है। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मेरी तो इम्यूनिटी भी ठीक है। पहले मेरा गला बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता था, अब वो होता ही नहीं है। मतलब मैं खुद भी कई तो हैरान होती हूँ, अच्छा मैं इतनी सेहतमंद हो गई हूँ मतलब मैंने अपनी लाइफ भी जो इमेजिन की थी, वो मैंने कहा था बस मैं 40 कर दूँ, ये मेरी बहुत होगी। तो अब ये वो बोनस वाला टाइम भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब मैं इसी साल में 40 ईयर्स की हुई हूँ, तो अब मेरी लाइफ और ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि बोनस से भी आगे चलेगी। मैंने तो इससे आगे सोची नहीं थी, और मैंने यही सोचा था कि मेरे साइड इफ़ेक्ट होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैं बस बेड रिडन होंगी और बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन नहीं, अब देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ बिल्कुल सेहतमंद, खुश। ठीक है, और आप लोगों को बातें बता रही हूँ, इतनी इंसाइट दे रही हूँ। तो ये है बेसिकली, ये क्या है, ये अल्लाह के ऊपर एक फेथ था कि नहीं, अल्लाह मियाँ ने मुझे किसी चीज़ के लिए चुना हुआ है, और ये फेथ के नहीं, जो अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ भेजी है वो आपको उससे निकालेंगे भी और आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर हो। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसने मतलब रीसेंट टाइम में मेरी लाइफ बहुत चेंज किया है, कि पहले कोई मुसीबत आती थी, कोई मसला आता था, मैं कि क्यों आया है, और मतलब रोना पिटना और वो सारा कुछ। और उसके बाद ना मैंने ये कहना शुरू कर दिया, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी, इस काम में अल्लाह की कोई बेहतरी है। और आप इमेजिन करें कि वो कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई बड़े से बड़ा मसला भी हो, वो अगर आप ये कहना शुरू कर दें ना अपने आप को, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, वो वाकई अल्लाह की बेहतरी होती है। आप 6 महीने बाद अगर देखेंगे ना उस चीज़, आप उस बात के ऊपर अगर आपने ये कह दिया ना इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, आप 6 मंथ के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई उस काम में अल्लाह की कोई बहुत बड़ी बेहतरी थी, जो मेरे साथ ये हुआ और मैंने इससे निकला और मैं ये इंसान बन गया। हाँ, अच्छा जी, चलें जी। अब आप लोग जो है, अब जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, पहले हम करेंगे दोबारा से 2-3 दफ़ा हम लंबी गहरी सांसें लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगी, इसको बोलते हैं चैंटिंग। ठीक है, चैंटिंग ये होती है, आपने करना है अल्लाहू, कलेक्टिव उसमें करेंगे। तो ये बेसिकली अल जो है वो आपके स्टमक रीजन के लिए ये वाइब्रेशन है। ठीक है, जो आपको एक काम मेडिटेटिव स्टेट ऑफ में लेकर जाती है। फिर उसके बाद मैं आपने थ्रू आउट आँखें बंद रखनी है इस सारे प्रोसेस में। फिर जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, बस आपने उसको फॉलो करना है। अगर मैं आपको कहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एप्पल,
तो आपने बस अपना एक ध्यान उस सेब की तरफ लेकर जाना है, ये नहीं सोचना कि अच्छा ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, बस आपने हल्का सा एक ध्यान लेके जाना है, ठीक है। और आपने इंस्ट्रक्शन पूरी फॉलो करनी है, और कीप योर आइज़ क्लोज, और अपनी स्पाइन आपने सीधी रखनी है, और हाथ खुले, हथेलियाँ आपकी ऐसे खुले आसमान की तरफ ऐसे रख लें, ठीक है। और कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और थोड़ी सी लाइट्स कम हो सकती हैं कि, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। कीप योर आइज़ क्लोज, आंखें बंद। Another deep breath in and breathe out. One more time. Breathe in. Hold your breath. Hold, hold, hold. And breathe out. Keep your eyes closed. आंखें बंद रखें. Get ready for the chanting. एक लंबा गहरा सांस अंदर लें. Breathe in. And Allahu. Feel the vibration in your stomach region, in your heart, and in your mind. One more time, breathe in for chant. Allahu. One last time, breathe in for chant. Allahu. Keep your eyes closed and feel the vibration in your mind, in your heart. एक लंबा गहरा सांस and breathe out and relax. Keep your eyes closed throughout the process. अपनी तवज्जो को इस माहौल में ले जाएं. Listen to the noises around you. अपने इर्द गिर्द के माहौल में आवाज़ों को महसूस करें. एयर कंडीशनिंग की आवाज़, कंप्यूटर की आवाज़, घड़ी की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, और दूर लोगों के बातें करने की आवाज़. Listen and observe carefully. Accept all the noises and be in harmony with the environment. इन आवाज़ों को ऐसे ही कबूल करें जैसे वो हैं, और इस माहौल के साथ एक हो जाएं. Keep your eyes closed.
Take a deep breath in and let go. Become aware of your physical body. अपनी तवज्जो को अपने वजूद में ले जाएं. The body is a beautiful gift to you by Allah, by nature. ये अल्लाह का तोहफ़ा है, अल्लाह का इनाम है आपके लिए. Love your body dearly. अपने वजूद से प्यार करें और इसकी कदर करें. Become aware of your feet. अपनी तवज्जो को अपने पैरों में ले जाएं. Legs, genitals, abdomen, stomach and navel region, chest, दोनों बाजू, थ्रोट, गला, head, your whole body, तमाम जिस्म, your whole body. Take a deep breath in and let go. Take a deep breath in and let go. Become aware of your thoughts. अपनी तवज्जो को अपने ख़यालात की तरफ ले जाएं. Whether good or bad thoughts, वो अच्छे ख़यालात हैं या वो बुरे ख़यालात हैं. Be in harmony with them. उनके साथ एक हो जाएं. Do not resist the thought. उन ख़यालात को रोके नहीं, उन्हें आने दें. Let them come, let them come. Now you are in harmony with your thoughts. आप अपने ख़यालात के साथ एक हो गए हैं.
Take a deep breath in and let go. Become aware of your feelings. अपनी तवज्जो को अपने एहसासात की तरफ ले जाएं। Whether pleasant और अनप्लेजेंट, वो खुशगवार एहसासात हैं या वो नाखुशगवार हैं। एक्सेप्ट द फीलिंग्स एज दे आर। अपने एहसासात को ऐसे ही कबूल करें जैसे कि वो हैं। You are peace and joy. You are peace and joy. You are peace and joy.
Become aware of your feelings again. Become aware of your thoughts. Become aware of any sensation in your body. Take a deep breath in and let go. Let us set the positive affirmation for the next week. अगले पूरे हफ्ते के लिए हम अपने लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एनर्जी रखते हैं. And feel free to repeat after me along in your mind. अपने दिमाग में आप उसको repeat भी कर सकते हैं. I am worthy. I am enough. I am strong. I love myself and I trust myself. I am powerful. I am protected and I am guided by the supreme power. I choose love over fear. My life is full of peace and joy. I am an artist of life. I have the power to create my dream life. Take a deep breath in and let go. Slowly become aware of your environment again. Slowly move your fingers and very slowly rub your palms. And place them on your eyes, on your face, and with lot of respect, gratitude, love for yourself, for Allah, you may open your eyes with a big smile on your face. एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें. अगर अभी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर ले, और अगर वरना हाथों के इशारे से भी बता सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है इसके बाद आपका बात करने का ज़्यादा दिल नहीं करेगा मेडिटेशन के बाद. सो बेसिकली ये है आपकी एक अल्फ़ा स्टेट अचीव करने का एक ज़रिया. हाँ. प्रेजेंट मोमेंट में आप इस टाइम पे, ना आपको पास्ट तंग करा ना फ्यूचर तंग करा, आप इधर हैं. दिस इज़ लाइफ. मैं ये स्टेट जो है यह मेडिटेशन में अचीव करती हूँ, या जब सऊदी अरब खाना काबा जाती हूँ उसको देख के मेरी यही स्टेट होती है कि मैं कहती हूँ दिस इज़ लाइफ, ये ज़िंदगी है, हम पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हैं. वो उस जगह को देखकर एकदम से मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ. आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट करेंगे. मेरे साथ तो यही होता है. मैं तो मेडिटेशन करते करते वहाँ तक पहुँची थी, और मतलब मैंने कभी भी उस तरह से इन चीज़ों को उतना वो ग्लोरीफाई जैसे करते हैं ना, खाना काबा उम्रा करना है वो करना है. जब मैं वहाँ गई तो मेरा वहाँ जाके एक्सपीरियंस ये हुआ. तो बस इंशाल्लाह आगे अल्लाह मियाँ आसानियाँ करे. जी. माइंड जो है वो जिस्म के साथ एक लड़ाई जंग की तरफ था. हाँ. चीज़ों को ऐसा होता है, लेकिन वो माइंड को आपने खुद कंट्रोल करना है. वो किससे करना है? ब्रेथ्स वर्क से, और उसके बाद आपने जाना है मेडिटेशन में. थैंक यू वेरी मच मैम जी. इसमें एक चीज़ और भी एक्सपीरियंस हुई है कि फोकस जो है उसकी हैबिट भी डेवलप हो जी. हाँ जी. इसी तरह आपका हर चीज़ क्लियर होगी, फोकस भी क्लियर होगा, आपकी नमाज़ें और अच्छी हो जाएंगी. ठीक है, आप फोकस्ड होकर नमाज़ पढ़ेंगे और जो काम कर रहे होंगे आप 100% उसी काम में होंगे. इसमें एक और भी चीज़ है, अगर मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे हैं तो उनको आने देना.
उनको नहीं हम रोक सकते। हाँ, साथ साथ क्लियर हो जाएगी। वो खुद ब खुद अपने वो वेव्स आएंगी और वो फिर खुद ही चली जाएंगी, खुद ही जाएंगी वो। आपने उनको रोकना नहीं कि नहीं मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचना। वो अगर आप नहीं सोचेंगे इस टाइम पे, वो रात को उसकी ख्वाब आ जाएगी आपको। तो इसलिए उसको आने दें। जो मेडिटेशन का यही है कि आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज़ मेडिटेशन। ठीक है, आप बैठे हुए हैं, कोई ख्याल आ रहा है, सोच आ रही है, बस उसको लेट इट फ्लो, उसको बस फ्लो होने दें। जो भी ख्याल है, बेशक आप किसी के बारे में बुरा ही सोच रहे हैं, वो सोचें उसको उस टाइम, उसको अपने सिस्टम से निकालें। समझते थे मैम कि डेली मिनिमम कितने टाइम के मेडिटेशन? 15 मिनट मैक्स, मिनिमम 15 मिनट है, बाकी मैक्सिमम जितने मर्जी जितना टाइम है आप 15 मिनट आपने लाजमी, एक जिसको कहते हैं ना आइसोलेशन में, आप बस खाली भी ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो वो मेडिटेशन है। बेहतर टाइम कौन सा? सुबह का टाइम सबसे बेहतर है। जब आप उठते हैं काम करने से पहले, आप आधा घंटा पहले उठें, पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, फिर ब्रीदिंग सांस लें और फिर चैंटिंग करें और उसके बाद मेडिटेशन करें 15 मिनट। दैट इज़ द आइडियल टाइम। सुबह का टाइम ही सबसे आइडियल है। आपका बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू। मैम ये हम बीटा से अल्फा में शिफ्ट हुए हैं और ये स्टेट है, ये कब तक रहती है? क्योंकि हमारे इमोशंस से अटैच है, प्रॉब्लम आएगी कोई मसला ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर। अब कुछ लोग सारा दिन अल्फा में रहते हैं, जैसे अभी आपको कासिम शाह साहब ने कहा है कि मैंने इतना ट्रैवल किया हुआ था, 3 घंटे की टर्बुलेंस वाली वो थी, बट स्टिल उनका जो वो आया तो वो उनकी अल्फा स्टेट आई है, जो उस डिवाइस से उन्होंने चेक किया। तो वो तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना अपने ऊपर काम करते चले जाएंगे उतनी आपकी ये चीज़ पॉलिश होती चली जाएगी। तो अगर एक दिन में मैम हम 15 मिनट के इसको मेडिटेशन के लिए, और मुझे लगता है कि मेरा माइंड इतना सही नहीं है या मसला करेगा, तो मसला आता है, इमोशन अटैच होते हैं, तो फिर क्या मुझे फिर बार बार करना चाहिए? आप डेली करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाए, क्योंकि देखें वो आपको पॉजिटिव करेगा, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करेगा, माइंड को क्लेंस करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर आपके साथ खुद ब खुद चीज़ें भी सही होनी शुरू हो जाएंगी और आपको ऐसी सोचें भी आनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, चलो। मैम एक क्वेश्चन है कि विल पावर की बात की थी स्टार्ट में आपने। अब एक आदमी उसकी विल पावर वो है तो वो कैसे डेवलप कर सकता है विल पावर को? विल पावर का मैंने आपको बताया ना, सूरत रहमान सुने। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा बंदा है जो डिप्रेस है बहुत ज़्यादा और उसको नहीं समझ आ रही, उसको वो जो एक चीज़ है वो 130 बन गई है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है कि आप ये सूरत रहमान सुने सुबह दोपहर शाम, वो आपको करता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, हम ज़िंदगी में बहुत नाशुक्रे होते हैं, कोई बीमारी आ गई, हाय मेरे ऊपर ये हो गया, कोई भी चीज़ हो रही है, हाय ये क्यों हो गया। ये नहीं करना, आप शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारें, वो ऑटोमेटिकली फिर आपको विल पावर भी आती है और आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच।